हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीवों में विविधता। इससे पहले अपन ने बात कर लिया था 5th और 6th चैप्टर, कोशिका और उत्तक के बारे में अपन ने बात कर ली। अब वो कोशिका और उत्तक मिलकर किस प्रकार जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले ही यदि आपको जो क्वेश्चन आंसर मिल चुके हैं उनके क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको तभी ये काम करना है जब आपके 5वें चैप्टर के काम पूरा हो जाए। या जैसे आपने नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि वहां से एक पेज छोड़ देना है, उस पेज में आपको क्वेश्चन उतार लेने हैं। सभी को क्वेश्चन मिल चुके होंगे। यदि किसी को क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो वो डायरेक्ट संपर्क करे, मैं उसके पास सेंड करूँ। अब यहाँ से अपन 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जीवों में विविधता। तो ध्यान रखो, जीवों में विविधता का मतलब होता है जैव विविधता। इसका मतलब क्या होता है? जैव विविधता। वही जैव का मतलब होता है जीवन और विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। क्या होता है? विभिन्नताएं। तो अपने पास ये क्वेश्चन आएगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब विभिन्नताएं कैसी पाई जाती है कि मान लो कि किसी व्यक्ति का जो है शरीर कैसा है, किसी का मुंह का आकार कैसा है, किसी का कैसा है, अपन में भी विभाजित कर दिया गया है। जैसे नर, मादा और एक अलग जाति जो भी मतलब ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो मतलब 3 डिवाइड कर दिए अपनी मानव जाति में। जंतुओं की बात करते हैं तो गाय जैसे अलग है, भैंस अलग है, बकरी अलग है। तो ये सारी क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं। तो क्या हुआ कि ये विभिन्नताओं को देखकर जब शुरुआत की अवस्था थी, तब मानव जाति का जब निर्माण हुआ था, तब क्या किया गया कि जीवों में पाई जाने वाली इस विभिन्नताओं को या जीवों को पहचानने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। क्या होती थी? जीवों को पहचानने के लिए कठिनाई होती थी और जंतुओं को पहचानने के लिए कठिनाई होती थी, मानव को पहचानने के लिए कठिनाई होती थी। ये किस जाति का है, किस मतलब ये वाली जाति नहीं जो अपन ने डिवाइड कर रखी है, ये मानव जाति का है कि जंतु जाति का है। क्योंकि शुरुआत के टाइम पे माना जाता है कि अपना जन्म बंदरों से हुआ है। पहले क्या थे? अपन बंदर थे। बंदर में जैसे जैसे अपनी चीजें जो चीजें काम में नहीं आती है, उन चीजों का धीरे धीरे लुप्त होती गई और नई चीजों का निर्माण होता गया, नए अंग अपने शरीर में बनते गए। तो पहले क्या था? जब ऐसी स्थिति थी कि अपन को मानव जाति में रखे या जंतु जाति में रखे, क्योंकि बंदर भी किसके अंदर आते हैं? जंतुओं के अंदर आते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक पद्धति दी गई जिसे अपन वर्गीकरण कहते हैं। क्या दिया गया? वर्गीकरण की पद्धति दी गई। इस वर्गीकरण की पद्धति के अंदर क्या किया गया? जो जीव है उन जीवों को कोशिका के आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण, यहाँ अब एक नया टॉपिक आया है अपना पोषण, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, पोषण जो होता है 2 प्रकार का पोषण होता है। एक तो स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। कौन सा पोषण? स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार का पोषण। स्वपोषी जो पोषण होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं।
ठीक है। और इसमें विषमपोषी का मतलब होता है जो जीव जो होते हैं दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। असल ये अपना भोजन, जैसे अपन भी तो स्वयं ही बना रहे हैं, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पादप की बात करते हैं। और ये वाले जो होते हैं दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अपन विषमपोषी है। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जो पादप हो गया उन पादपों से पोषण करते हैं, जैसे गेहूं करते हैं, जो अनाज जो भी है वो किससे मिलता है अपन को? पादपों से मिलता है। और पादप कहाँ से अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश से भोजन बनाते हैं। तो अपन तो डिपेंड किसके ऊपर है? पौधों के ऊपर डिपेंड है। यदि पौधे नहीं होंगे तो अपन भी मर जाएंगे। तब जब अनाज ही नहीं होगा तो अपन जीवित कैसे रहेंगे? ठीक है। तो उसी अवस्था के आधार पर अपन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार के वर्ग बांट दिए गए। कौन कौन से? एक तो जो बात करते हैं स्वयंपोषी प्रकार का पोषण, और एक प्रकार का विषमपोषी प्रकार का पोषण। ये तो हो गई पोषण की बात। अब मैं कोशिकीय संगठन की बात करता हूं। किसकी? कोशिका के आधार पर। अपन ने कोशिका में देखा था कि कोशिका जो होती है अपने पास 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो पूरे कोशिका दैर्घ्य में फैला हुआ रहता है, मतलब केंद्रक झिल्ली से बाउंडेड नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अपन ने बात की थी कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से बाउंडेड होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। ठीक है। तो यहाँ जो अपन ने बात की है, एक तो कोशिकांग की बात की है, सॉरी यहाँ तो एक कोशिकीय स्तर की बात करेंगे, पोषण के स्तर की बात करेंगे, और शारीरिक संगठन की बात करेंगे कि शरीर की बनावट जो है उनकी वो कैसी है। ठीक है। तो वर्गीकरण अपना नया टॉपिक आता है, और वर्गीकरण में अपन बात करते हैं सजीवों को। देखिए अब अपन दोनों की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, दोनों की बात कर रहे हैं। तो दोनों किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? सजीवों के अंदर। तो सजीवों को उनकी कोशिका पोषण एवं शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर विभाजित करने की प्रक्रिया विभाजित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है। तो इनको क्या कर दिया गया? अपन ने इन स्तरों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। अब यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अपन को जीवों को पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अपन को आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि इसका क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्वेश्चन आता है अपने पास? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसका सिंपल सी भाषा में आपको आंसर देना है। क्या दोगे आंसर? जीवों को या सजीवों को पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वर्गीकरण के पदानुक्रम का। किसकी? वर्गीकरण के पदानुक्रम। अब देखिए वर्गीकरण किस आधार पर, किस सीरीज से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। तो देखिए पहले एक वैज्ञानिक थे
टेलर नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने 1969 में, कब 1969 में पंचजगतीय प्रणाली दी। क्या दिया? पंचजगतीय प्रणाली। पंचजगतीय प्रणाली के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? जीवों को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? फर्स्ट की बात की उन्होंने मोनेरा जगत की, सेकंड की उन्होंने बात की प्रोटिस्टा जगत की, ठीक है। तीसरा जो जगत था फंजाई जगत था, चौथा जो जगत था प्लांटी था, और पांचवा जो जगत था उन्होंने एनिमेलिया की बात कर ली, ठीक है। ये 5 जगत उन्होंने अपनी आधार पर वर्गीकृत कर दिया। जैसे जैसे अपन ने जो स्तर पढ़े हैं, कोशिकीय संगठन, पोषण, कोशिकीय संगठन की बात की, पोषण की बात की, और जो शारीरिक संगठन की बात की, इनके आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? इनमें 5 जगत प्रणाली प्रदर्शित कर दिया, 5 जगतीय प्रणाली इन्होंने विकसित कर दी। अब देखिए, जब भी क्या होता है वर्गीकरण किया जाता है, तो मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं जो अपनी बुक में दिया है, उसको लिखना नहीं है आपको, लेकिन उसको समझना है कि किस प्रकार वर्गीकरण का आधार रखा जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि कोई अपन जाति की बात करते हैं, इस 7 वर्णों के आधार पर या 7 स्तरों के आधार पर किसी भी जाति का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण किया जाता है तब देखिए क्या होता है कि जो ये जाति होती है, क्या होगा? जो ये जाति होती है, इस जाति में सबको डिवाइड कर दिया। जैसे अपन बात करते हैं मानव जाति को अलग रख दिया और जंतु जाति को अलग रख दिया, लेकिन क्या है, इस मानव जाति के अंदर अपन सभी आ गए, इसमें नर भी आ गया, मादा भी आ गए और ट्रांसजेंडर भी आ गए, ठीक है। यदि जंतु जाति की बात करते हैं तो गाय, बकरी, भैंस, जितने भी जो जानवर है वो सब इसके अंदर आ गए। तो उनको क्या था, पहचानने में कठिनाई होती थी, तो शुरुआत की अवस्था में तो क्या कर दिया, एक अलग ही जाति डिवाइड कर दी, फिर उनका वंश डिवाइड कर दिया कि ये इस वंश के अंदर आते हैं। ऐसे करते करते उनको एक अलग संघ में रख दिया कि ये जंतु जाति के अंदर भी ये जो है, ये बकरी की जाति है, ये गाय की जाति है, या जो अपनी मानव की जाति है, तो उनकी जाति के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, ये 7 स्तर दिए जिनसे उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, जो जाति होती है उस जाति में क्या होती है, जटिलताएं ज्यादा होती है। जैसे मैंने बात की उस मानव जाति को ढूंढ के लाओ, अब मानव जाति को ढूंढ के लाओ, लेकिन मैंने ये आपको ये नहीं बताया है किस मानव जाति को ढूंढ के लाओ, नर को ढूंढ के लाना है, मादा को ढूंढ कर लाना है, या ट्रांसजेंडर को ढूंढ कर लाना है। तो क्या किया गया, इस जाति में पहचानने में कठिनाइयां आती थी, लेकिन इस जाति में मैंने बोल दिया उस आदमी को पकड़ के लाना है, क्योंकि इसमें तो अपन ने उसको अलग ही डिवाइड कर दिया है ना। तो क्या हुआ, जाति में जटिलताएं ज्यादा होती है, जबकि संघ में क्या होती है, जटिलताएं कम होती है। तो कह सकते हैं कि जब जाति से और संघ की तरफ अपन जाते हैं तो जटिलताएं कम होती जाती है, और यदि अपन संघ से जाति की तरफ आते हैं तो जटिलताएं बढ़ती जाती है। तो ये 7 स्तर है बस, और बाकी की रामायण आपको याद नहीं करनी है। इसमें आपको ये याद करना है कि 7 स्तर जो है अपने, वो कौन कौन से हैं, बस आपको ये याद करना है।
देखिए अपन दूसरी जाति की बात, दूसरे जो RH विटेकर द्वारा जो पद्धतियां दी गई थी उस पद्धतियों के बारे में अपन बात करेंगे। इनका बारी बारी से इस पूरे चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट पद्धति थी आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, मोनेरा की पद्धतियां। अब क्या होता है कि मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, जीवाणु, जितने भी वायरस, जितने भी विषाणु और बैक्टीरियोफेज जिन्हें अपन बोलते हैं जीवाणु भोजी, वो सभी सम्मिलित किए गए हैं किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में, वायरस में और बैक्टीरियोफेज में, जैसे जीवाणु भोजी में। इसमें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, अपन ने बात की थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि मोनेरा के सभी सदस्य क्या है, इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सभी सदस्यों की कोशिकाएं सभी सदस्यों की कोशिकाएं क्या होती है, सभी सदस्यों की कोशिकाएं कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक प्रकार की। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखनी है, सभी सदस्य की कोशिकाएं कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। अब प्रोकैरियोटिक प्रकार की इनकी कोशिकाएं हैं, बात कर ली अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बैक्टीरिया है तो क्या होता है, ये सभी प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं, चाहे वो अत्यधिक गर्म स्थान हो, चाहे वो अत्यधिक ठंडा स्थान हो, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, सभी जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे अभी बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं, अभी की सिचुएशन की बात करते हैं अपन कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस भी क्या है, ये मोनेरा के अंदर इंक्लूड है। तो ये भी किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये चाहे कितनी ही गर्मी पड़ गई, देखो गर्मी में भी रह रहा है, जितनी सर्दी पड़ गई तो सर्दी में भी रह रहा है, दोनों मौसमों में रह रहा है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में भी ये प्रगतिशील है, मतलब बढ़ रहा है आगे। तो क्या है, ये तीनों मौसमों में रह रहा है। तो क्या है कि जितने भी जो बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस वगैरह जो होते हैं ये सभी आवास में रहते हैं, चाहे वो आवास कैसा भी हो। और मैं बात करता हूं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अपन ने तो पादपों की बात की थी, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जिन्हें म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब इस कोशिका भित्ति के आधार पर जीवों, इन मोनेरा को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो हो गया आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा कौन सा हो गया इसमें, एक तो आर्कीबैक्टीरिया हो गया और दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। देखिए ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसमें कोशिका भित्ति क्या है, अनुपस्थित है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कह सकते हैं कि मोनेरा को कोशिका भित्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं अत्यधिक गर्म स्थानों पर रहते हैं, ठीक है, जहां 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वहां भी पाए जाते हैं। और जो यूबैक्टीरिया है ये क्या होते हैं, अत्यधिक किसी भी मौसम में रह सकते हैं, चाहे गर्म हो ठंडा हो कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आर्कीबैक्टीरिया की बात और ये हो गई यूबैक्टीरिया की बात। अब आपकी बुक में थ्योरी में तो दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है, एक लंबा सा डायग्राम बनाया गया है एनालिना का। इस डायग्राम में क्या होता है, एक कोशिका दे रखी है ये वाली, जिन्हें अपन हेटेरोसिस्ट कोशिका कहते हैं। क्या किया, हेटेरोसिस्ट कोशिका कह दिया। अभी हेटेरोसिस्ट क्या है,
फिर बाद में तुम पूछोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये इंटेरोसिस जो कोशिका है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है कि जो पादप होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन बना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखना नाइट्रोजन बनाती है, मृदा को उर्वरक बनाती है। ठीक है, इसके उदाहरण BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है, ठीक है, जीवाणु है, और आप देख सकते हो एनाबिना, नॉन स्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, ये इसके उदाहरण हैं। तो अपन ने बात कर ली इस टॉपिक में मोनेरा के बारे में। यदि मोनेरा की क्या करना है, आप 5-7 लाइन दे रखी है तो उसको रीडिंग लगाना है, और फिर यदि कोई समझ में नहीं आए तो पूछना। देखिए ये NCERT है, यहाँ हर लाइन से हर वर्ड से क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से और हर वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ध्यान रखना। तो इसीलिए मेरे को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया बताने की जरूरत पड़ी है, नहीं तो अपनी बुक में ये दे ही नहीं रखा आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, यूबैक्टीरिया क्या होता है, बल्कि उनके डायग्राम जरूर दे रखे हैं। तो डायग्राम के आधार पर ही मेरे को ये समझाने की जरूरत पड़ी है। तो ध्यान रखना है डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो संपर्क करना। धन्यवाद।